औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीयीन। मैं आपको फिर संडे वेबिनार में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जो इस बारे में हमें बताएंगे, वो डॉक्टर ज़ीशान ख्वाजा हैं। ये जनरल सर्जन हैं और करंटली ये जो है रॉयल हॉस्पिटल, जो है रॉयल अल्बर्ट हॉस्पिटल विगन में काम करते हैं। इन्होंने एमबीबीएस जो किया था वो 1999 में किया था रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से। और इसके बाद इन्होंने एफसीपीएस जो किया था वो 2004 में किया था। और बाद में यूके आ गए थे और 2018 में एफआरसीएस किया और एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं ये। तो बल्कि आप कुछ हफ्तों से इनकी वाइफ डॉक्टर सादिया जीशान जो है उनके आप लेक्चर सुन रहे थे, वो पीडियाट्रिशियन हैं और ये जो है ये जनरल सर्जन हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि पूरी फैमिली जो है इस बारे में अपना टाइम देने के लिए तैयार हुई है। तो मैं फर्दर किसी डिले के डॉक्टर जीशान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टार्ट करें अपनी प्रेजेंटेशन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गॉल स्टोन्स या पित्ते की पथरी जो है वो बड़ा कॉमन टॉपिक है, चाहे पाकिस्तान हो या चाहे अमेरिका हो या यूके हो। सब ने इसके बीमारी के बारे में सुना भी हुआ है, गॉल स्टोन्स या पित्ते की पथरी। और तकरीबन बहुत ज़्यादा लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं। मैं थोड़ा-सा इसका ओवरव्यू दूँगा, फिर हम इसकी कॉज़ेज़ की बात कर लेंगे, फिर इसकी ट्रीटमेंट्स क्या हैं, फिर इससे पेचीदगियाँ क्या पैदा होती हैं। तो हर चीज़ को हम थोड़ा-थोड़ा टच करके, और फिर अगर किसी को एंड में कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर हम उसको जनरल इसके बारे में मालूमात ये है कि पित्ता जो है वो पित्ते की पथरी जो है वो काफ़ी एक कॉमन है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह की वज़ह से बनती है आम तौर पे। दूसरी किस्म की भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आम तौर पे पाई जाती है वो कोलेस्ट्रॉल की बुनियादी वजह कोलेस्ट्रॉल के बनने की वजह से होती है। बहुत ज़्यादा लोगों को इसकी ट्रीटमेंट या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती, जो कि हम इसके बारे में भी तफ़सील से बात करेंगे। कितना कॉमन है ये हर जगह पे दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्तों में मुख्तलिफ़ इसके इसके कितने लोगों में पाया जाता है, मुख्तलिफ़ है उसकी परसेंटेज। लेकिन जनरली जो है वो तकरीबन अगर 100 में से 10 या 15 लोगों को हम काउंट करें तो उनमें पित्ते की पथरी निकल जाएगी। ख़वातीन में ज़्यादा है, ख़वातीन में तकरीबन 100 में से 25 में पित्ते की पथरी निकल आएगी। और अ, मर्दों में जो है तकरीबन 100 में से 12 या 15, लेकिन एवरेज जो है वो 10 से 15% ये एक है तकरीबन हो, ज़्यादातर अगर हम दुनिया के हिस्सों में देखें। इससे पहले कि हम आगे जाएँ, मैं थोड़ा-सा इस तस्वीर को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करूँगा, ताकि हमें जो सुन रहे हैं लोग उनको पता हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। पित्ता जो है वो बिल्कुल एक नाशपाती की तरह का एक एक ऑर्गन है। एक तकरीबन आपकी मुट्ठी के बराबर, या मुट्ठी से थोड़ा छोटा इसका साइज़ है। ये बिल्कुल लिवर के नीचे जो है साथ चिपका हुआ होता है। मैं आपको बाद में एक तस्वीर भी दिखाऊँगी जिससे आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा। तो अगर आप इस पे गौर से देखें तो ये सब्ज़ रंग का जो है ये पित्ता है। और इसमें से अगर एक एक ये दरमियान में एक सब्ज़ एक और आपको नज़र आ रही है, उसके साथ ये जुड़ा होता है। बेसिकली जो है जिगर या लिवर, उसमें बाइल पैदा होता है। बाइल जो है हेल्प करता है खाने की डाइजेशन में, और वो आगे-आगे ये छोटी आँत में आके वो सारे जो उसके बाइल सिक्रीशन है वो उसमें ऐड होती हैं। अगर आप गौर से और देखें, जिसकी मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्या सिग्निफिकेंस है। इसी जगह ये मैदा भी नज़र आ रहा है, जहाँ स्टमक लिखा हुआ है, मैदे से आगे जो है छोटी आँत शुरू होती है, और दरमियान में एक आपको ऑर्गन नज़र आएगा लिखा हुआ पैनक्रियाज़। ये भी इसी के बिल्कुल करीब-करीब बिल्कुल पड़ा होता है, ये सारा सिस्टम इकट्ठा बाज़ दफ़ा ड्रेन कर रहा होता है छोटी आँत में। ये लिवर के बिल्कुल नीचे है, जिगर के साथ है, और इसमें जो है बाइल इसमें स्टोर होता है, और इसमें जो है आहिस्ता-आहिस्ता बाज़ दफ़ा वक़्त के साथ पित्ते की पथरी जो है वो बन जाती है। हम इसको अभी मज़ीद तफ़सील से देखते हैं। अच्छा, ये हमने बात की है कि ये एक जो है ऑर्गन अब करता क्या है? आम तौर पे जो है ये समझा जाता है कि ये पित्ता जो है ये बहुत काम है बॉडी में, अहम काम है इसका, लेकिन ये कोई चीज़ पैदा नहीं करता।
ये सिर्फ स्टोरेज ऑर्गन है, और ये स्टोर क्या करता है, हमने भी बात की है कि ये बाइल स्टोर करता है। और ये किस वक्त काम आता है, हमने जैसे अगर हम किसी शादी में हमको बहुत बड़ी अम, हम ऑयल से भरी हुई कुछ चीज़ है जिसे हम शादियों में खाते हैं, पकोड़े या उसमें, तो ये फौरन ये कॉन्ट्रैक्ट होके बाइल जो है वो आंत को मुहैया करता है, जिससे वो फैट्स की डाइजेशन में वो हेल्प होती है। अगर ये पित्ता नहीं भी होगा, तब भी जो है बाइल लिवर से आके आंत में आता रहेगा, और जो डाइजेशन है वो सब चलती रहेगी। लेकिन सिर्फ ये है कि अगर आप एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा कोई ऑयली चीज़ खाएँगे, तो वो आपको मुहैया नहीं होगी। वो एक जो स्टोर है, वो तकरीबन 250 मिल के करीब होता है, तो वो आपको बाज़ दफ़ा उस तरह की खुराक खाने में दिक्कत होती है। लेकिन अदरवाइज़ आपको जनरली अगर पित्ता नहीं भी होगा, जैसे ऑपरेशन के बाद निकल जाता है, तो वो आपको इतना बड़ा इश्यू नहीं होता। अब वो जब रास्ते में जब लिवर से बाइल आंत तक आता है, तो ये रास्ते में है, और ये रास्ते में अपना इसको स्टोर कर लेता है और उसको कंसंट्रेट करता है, ताकि जब ज़रूरत हो तो उसको वो बायल, या मेरे ख़्याल है इसको उर्दू में शायद सफ़रा भी कहते हैं। ये येलोइश ब्राउन गोल्डन कलर का एक मटेरियल होता है। अगर हम डायरेक्ट उसको उसमें से निकालें, तो बाज़ दफ़ा यरकान भी हो जाता है, अगर पित्ते की पत्थरी वग़ैरह जो है वो रास्ते में अगर फँस जाए, तो उसकी वजह यही होती है, क्योंकि ये जो बाइल है, या इसमें जो बिलिरुबिन है, ये बॉडी के अंदर इसकी जो है मिक़दार बढ़ जाती है, अगर रास्ते में उसके ब्लॉकेज आ जाए। अच्छा, इसकी अलामतें क्या हैं? जैसे कि हमने बात की कि अगर हम 100 लोगों का अल्ट्रासाउंड करें, तो उसमें से 25 ख़वातीन में पित्ते की पत्थरी निकल आएगी, और 12 या 15 मर्दों में पित्ते में पत्थरी निकल आएगी। लेकिन क्या सब में अलामतें हैं? नहीं, सब में अलामतें नहीं हैं। बाज़ दफ़ा सिर्फ़ आप किसी और चीज़ की वज़ह से अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो उसमें पित्ते की पत्थरी निकल आती है। अब ये इसमें अलामत क्यों, ये जो स्टोन है या उसमें पत्थरी है, वो क्यों प्रॉब्लम करता है? बाज़ दफ़ा कभी हमने उसकी शक्ल देखी है पित्ते की पत्थरी, वो जहाँ से उसका उसका मुँह है, या जहाँ से वो ड्रेन होता है, उसके पास अगर वो स्टोन आके फँस जाए उसके नेक में, तो वो उसमें वो उसको कॉन्ट्रैक्ट जब करता है, और वो उसमें से अपना जो मवाद है वो निकाल नहीं सकता, तब जो है मरीज़ को सिर्फ शदीद दर्द शुरू होता है। बाज़ लोगों में उससे कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं, लेकिन आम तौर पे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं उनको सिर्फ़ आम हल्का-सा दर्द होता है, बाज़ दफ़ा वो दर्द ज़्यादा होता है, फिर वो ठीक भी हो जाता है। तो ये ज़्यादा परसेंटेज में इस तरह उनकी अलामतें ज़ाहिर होती हैं, अभी हम बात करेंगे। ज़्यादातर दर्द कहाँ होता है? ज़्यादातर दर्द दाएँ तरफ पसली के नीचे होता है। ये दर्द दरमियान में भी हो सकता है, ऊपर वाले पेट के हिस्से में, और लेफ्ट तरफ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर कॉमन जो है वो दाएँ तरफ पसली के नीचे है। अच्छा, इसकी इंटेंसिटी भी लोग मुख्तलिफ तरीके से उनमें होती है। बाज़ लोगों में इतने शदीद दर्द भी होता है कि उन्हें लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया, तो वो अस्पताल जब आते हैं, तो आमतौर पे वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा दर्द है, छाती की तरफ भी जा रहा है। तो उनके सारे फिर दिल के टेस्ट भी आम तौर पे किए जाते हैं, देखने के लिए कि उनको दिल का दौरा वगैरह तो नहीं पड़ा। और बाज़ दफ़ा इतना शदीद दर्द होता है कि जैसे वो उनको बाज़ दफ़ा लगता है कि ये पेट के अंदर जो है वो इस कदर मरोड़ पड़ रहे हैं, और इतने ज़्यादा है कि वो दर्द की शिद्दत से वो बाज़ दफ़ा पी नहीं पाते। तो हर हर मरीज़ में, हर में उसमें इंटेंसिटी डिफरेंट होती है, लेकिन जनरली आम तौर पे पसली के दाएँ तरफ पसली के नीचे, और बाज़ दफ़ा दर्द पीछे कमर की तरफ भी, और दाएँ कंधे की तरफ भी इसका रेफ़र हो सकता है दर्द। बिलियरी कॉलिक, जिसको हम आम अपने मेडिकल टर्म में यूज़ करते हैं, ये अगर विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन है, विदाउट एनी इन्फेक्शन है, तो ये तकरीबन 1 से 5 घंटे, 4 घंटे तक रहता है। आप बीच में अगर दर्द की दवाई ले लें, उससे बेहतर हो जाता है। और होता ये है कि वही जो पथरी है, वो जो गॉल ब्लैडर की नेक में फँस जाती है, उस वक़्त दर्द शुरू होता है। वो थोड़ी देर बाद जो है, वो वहाँ से जब अपनी जगह से हटती है, तो वो दर्द बेहतर हो जाता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता अगर जो है दर्द बेहतर ना हो, तो फिर ज़ाहिर है कि उसमें हम बाद में बात करेंगे, फिर डॉक्टर की तरफ जाना ज़रूरी है।
कई दफ़ा हम मरीज़ से डिस्कशन में पूछते भी हैं कि दर्द जब शुरू हुआ तो उससे पहले क्या आपने कोई बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ तो नहीं खाई? क्योंकि इसका उससे जब ऑयली चीज़ इंसान खाता है तो कुदरती तौर पे उसको जब ज़रूरत पड़ती है बाइल की तो पित्ता जो है वो सिकुड़ता है और बाइल देने के लिए, तो उस वक़्त आम तौर पे वो पत्थरी जो है अपनी जगह से उस जगह जाके फँस जाती हैं और वो दर्द हो सकता है। तो कई दफ़ा रिलेशन होता है और बाज़ दफ़ा नहीं भी होता है, इसलिए ऐसा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ऑयली चीज़ के साथ उसका रिलेशन नहीं है, तो वो पित्त की पत्थरी नहीं हो सकती। आम तौर पे ऐसे होता है। अच्छा, अब ये तो इसकी थी कि इसमें पेचीदगी के बगैर जो पित्त की पत्थरी का दर्द है। लेकिन अगर पेचीदगी वगैरह इसमें कोई ख़ास दफ़ा डेवलप हो, कितनों में होती है? आम तौर पे 10 से 15% लोगों में इसकी पेचीदगी हो सकती है और वो क्या है कि पित्ते में इन्फेक्शन डेवलप हो जाए। पित्ते में अपने अंदर उसकी जो बॉडी है उसके अंदर इन्फेक्शन डेवलप हो जाए तो वो पित्ता सूज जाता है। ऐसे ही जैसे अगर आपके हाथ पे कोई चोट लगे या किसी एक्सीडेंट में हो तो आपके पैर या हाथ सूज जाते हैं। उसी तरह इन्फेक्शन की वज़ह से जो है वो पित्ता वहाँ पे सूज जाता है और उसकी वज़ह से फिर पेन जो है वो काफ़ी शदीद होता है। उसमें बाज़ दफ़ा बुखार की सी कैफ़ियत भी हो जाती है, इंसान को मतली, उल्टी, इस तरह की सारी अलामतें उसके साथ हो सकती हैं। उसके अलावा क्या क्या पेचीदगी हो सकती है कि बाज़ दफ़ा है, वो पित्ते में से निकल के ट्यूब लिवर से छोटी आंत तक जा रही है, उसको ब्लॉक कर देती है। जब उसको वो ब्लॉक करती है तो उसकी वज़ह से भी काफ़ी शदीद पेन मरीज़ को हो सकता है और उसकी वज़ह से मरीज़ को यरकान के वाली अलामतें डेवलप हो जाती हैं, जैसे यरकान में आँखें पीली हो जाती हैं, पेशाब जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का आता है और बाज़ खाना जो है वो सफ़ेद रंग का आ सकता है। तो ये आम तौर पे अगर ये चीज़ बाकी यरकान की और किस्में भी हैं, लेकिन अगर ये वाला यरकान पित्ते की पत्थरी की वज़ह से जो उसकी ब्लॉकेज की वज़ह से है, अगर उसकी वज़ह से डेवलप हुआ है, तो उसमें इन्फेक्शन के भी काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। तो बाज़ दफ़ा काफ़ी शदीद इन्फेक्शन के साथ भी मरीज़ आता है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो पैनक्रेटाइटिस है। अभी मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई थी, मैं आपको दोबारा भी दिखाऊँ कि वो इसके करीब एक पड़ा होता है और बाज़ दफ़ा जो पैनक्रियाज़ जो लबलबा आम तौर पे कहा जाता है, वो भी इसी तरह मुख्तलिफ एक मादा पैदा करता है जो कि खुराक को हज़म करने में मदद देता है। तो ये आगे जाके एक ही रास्ते से आंत के अंदर खुलते हैं। चूँकि ये रास्ता एक ही शेयर करते हैं, इसलिए बाज़ दफ़ा जब जो पथरी है कि वहाँ से छोटी-सी पत्थरी को बाज़ दफ़ा वहाँ से निकल के नीचे आ जाती है, तो वो रास्ते में उसको थोड़ा-सा वहाँ पे ज़ख्म डाल देती है। इसकी वज़ह से जो लबलबा है उसकी इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाती है। अगर तो दर्द जो है वो कम नौइयत का है, बहुत सख्त नहीं है, 4-5 घंटे में आराम आ जाता है, तो ज़ाहिर है कि उसमें फिर फौरी डॉक्टर के पास नहीं भी जाने की ज़रूरत है। लेकिन ज़ाहिर है कि कंसल्ट करने की किसी स्टेज पे ज़रूरत है ताकि अल्ट्रासाउंड कराएँ या टेस्ट कराएँ ताकि पता चले कि दर्द की वजह क्या थी। अगर साथ ही यरकान की सी कैफ़ियत है, बुखार है, उल्टी है, दर्द शदीद है, 8 घंटे से कम में से ज़्यादा दर्द चल रहा है, फिर तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है ताकि देखें इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है या उसकी कोई पेचीदगी तो नहीं है। ये हमने बात की है लबलबे की इन्फेक्शन हो सकती है, पित्त की इन्फेक्शन हो सकती है या जो है वो पथरी अगर उसको ट्यूब को अभी हम ट्रीटमेंट और उसके जो है क्या टेस्ट है उस पे बात करते हैं। अभी थोड़ा-सा इस पे बात कर लेते हैं कि गॉल स्टोन या पित्ते की पत्थरी जो है वो बनती क्यों है? इसमें बाज़ लोग कई दफ़ा पूछते हैं कि जी हमने कोई ऐसा खुराक तो नहीं खा ली या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं खा ली अ, जिसकी वज़ह से ये कोई बन गई। तो आमतौर पे मैं उनको यही बताता हूँ कि इसमें किसी एक ख़ास एक फैक्टर नहीं है। इसमें मल्टी फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। किसी की एक ख़ास खुराक या उसकी वज़ह से कोई गलती से ये पथरी नहीं बनती। लोगों में जेनेटिकली भी टेंडेंसी होती है, कुछ लोगों में हार्मोनल होते हैं, ख़वातीन में ज़्यादा इसलिए होते हैं कि ख़वातीन के जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वज़ह से वो उसमें उनमें टेंडेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमें बात करते हैं और वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल के चूँकि सबसे ज़्यादा स्टोन्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल जो है वो ज़्यादा मोटापे जो लोग हैं मोटापे के अंदर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है।
तो इसलिए ओवरवेट या जो मोटे लोग हैं, ओबीस लोग हैं, उनके अंदर पित्ते की पथरी चांस ज़्यादा होता है। ख़वातीन में भी जैसे भी बात की, क्योंकि उनके हार्मोन्स होते हैं, बच्चे पैदा करने की जो उम्र होती है, उसमें उनके कुछ और होते हैं जो कि जो आयल का फ्लो या उसको बाज़ दफ़ा कम ज़्यादा करती हैं, जिसकी वजह से जो है पित्ते की पथरी बनने का ज़्यादा इम्कान है। इसी तरह बहुत ज़्यादा यंग एज की ये बीमारी नहीं है, आमतौर पे 40 से ज़्यादा की उम्र में ये बनती है, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता ये ऐसे ही है, जैसे स्टार्ट ऐसे होता है जैसे रेत का एक ज़र्रा है, रेत का एक ज़र्रा इसी तरह बाकी किडनी में भी इसी तरह स्टार्ट होता है, छोटे से एक ज़र्रे से स्टार्ट होता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ वो बड़ा हो जाता है और पथरी बन जाती है, और मैं आपको फिर दिखाऊँगा बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा बड़ी पथरी भी बन जाती है, कि अच्छे खासे एक छोटे पत्थर के बराबर के साइज़ की होती है। फिर कुछ और बीमारी हैं जो आंतों की एक हैं बीमारियाँ, जिसको प्री बाउल डिज़ीज़ वग़ैरह कहते हैं, उनके साथ भी पित्ते की पथरी का ज़्यादा इम्कान है। इसी तरह अक्सर लोग आके बताते हैं कि हमारे वालदा को भी थी पथरी, वालिद को भी थी। इस पे कोई हतमी तौर पे कोई ऐसे नहीं है कि जेनेटिक्स का कितना वो है, लेकिन बहरहाल ये बात देखी गई है कि एक फैमिली में बाज़ दफ़ा होती हैं पथरी, और फिर वो आगे चलती है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा हालाँकि हम अभी बात ये कर रहे हैं कि वज़न कम रखना ज़्यादा वज़न जो है वो में चांस ज़्यादा होता है पित्ते की पथरी, लेकिन एक वज़न कम करने की सर्जरी जो है, उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा पित्ते की पथरी बन जाती है। बहुत लोग नहीं कराते ये, बहुत है, लेकिन इसमें भी देखा गया है कि इसमें पित्ते की पथरी बन जाती है, या बाज़ लोग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव या अ, एग्रेसिव किस्म की अगर जो डाइटिंग करती हैं, उनमें भी ये पित्ते की पथरियाँ बनने का चांस ज़्यादा होता है। हमारा यही मैसेज होता है कि आपने अगर वेट लूज़ भी करना है, हेल्दी डाइट खाएँ, लेकिन वेट लूज़ भी करना है, आहिस्ता-आहिस्ता करें, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से वेट लूज़। तो तशख़ीस किस तरह होती है? सबसे जो बेस्ट जो है वो टेस्ट अल्ट्रासाउंड है। अगर आप इसमें देखिए, एक अल्ट्रासाउंड की एक पिक्चर है, उसमें आपको एक कि इसमें तो बड़ी वाज़िया नज़र आ रही है। लेकिन इसमें और टेस्ट भी होते हैं, बाज़ दफ़ा अल्ट्रासाउंड के ऊपर किसी वजह से बाज़ दफ़ा नहीं भी आती, क्योंकि दुनिया में कोई भी टेस्ट है, वो हमें याद रखना चाहिए कि वो 100% उसकी एफ़िकेसी नहीं होती। 95, 96, 98% तक होती है, तो बाज़ दफ़ा मिस भी हो जाता है, बहुत छोटा स्टोन हो। तो ये है, उसमें फिर उसमें और टेस्ट भी हैं, जिसमें एमआरआई स्कैन है। सीटी स्कैन पे आम तौर पे अच्छा टेस्ट नहीं समझा जाता, पित्ते की पथरी को डिटेक्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर अ, पथरी की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन, जैसे इन्फेक्शन है पित्ते की, या पेनिक्लेटाइटिस है, या अगर ब्लॉक हो गई है वो उसकी ट्यूब, तो उसकी वजह से वो पीछे उसमें लिवर के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, या ट्यूब जो है वो उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें सीटी स्कैन पे नज़र आ जाती हैं, बाद में स्कैन कराना पड़ता है अगर मरीज़ जो है उसमें हमें लग रहा है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो रही है। ईयूएसपी एक ख़ास किस्म का अल्ट्रासाउंड स्कैन है, जो एंडोस्कोप के थ्रू होता है। बाज़ दफ़ा अगर हमें बिल्कुल पथरी ना मिले, बहुत छोटी और बाज़ दफ़ा क्रिस्टल की तरह, यानी बिल्कुल रेत के ज़र्रे से भी बाज़ दफ़ा छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, बाज़ दफ़ा वो भी कहते हैं। यहाँ पे एक और आम तौर पे लोग पूछते हैं कि जी हमारे पित्ते में कितनी पथरी हैं? तो उसका जवाब ये है कि एक एक पथरी, छोटी-सी पथरी, वो भी बहुत है हर किस्म की प्रॉब्लम कॉज़ करने में, और बाज़ दफ़ा लोगों के पित्ते में पथरियाँ बेशुमार 40-50 पथरियाँ भी हो सकती हैं, और सारी उम्र कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कि जो पथरियों की तादाद है पित्ते में, उससे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें कितनी अलामतें होंगी, अलामत होगी भी या नहीं होगी, या कितनी खतरनाक होगी। बाज़ दफ़ा एक छोटी-सी पथरी जो है वो भी बहुत काफ़ी है हर किस्म की कॉम्प्लिकेशन पैदा करने के लिए। और बाज़ दफ़ा सारी-सारी उम्र लोगों के 80-80, 90 साल तक जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पित्ते की पथरी की ट्रीटमेंट क्या है? इसमें मैं इसको 3 तरह से इसको मैं कैटेगराइज़ करूँगा। एक वो है पित्ते की पथरी जिन लोगों में जिनमें कोई सिम्पटम नहीं है। ये कौन लोग हैं जिनमें किसी और वजह से, किसी भी वजह से अल्ट्रासाउंड स्कैन कराया, ख़वातीन ने कराया, किसी और
से किसी भी वजह से कराया, उसमें पित्ते की पथरी है, लेकिन उनको कभी सारी उम्र उसमें दर्द नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुआ। तो ये वो ग्रुप है जिसको हम कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक, या जिसमें कभी उनको प्रॉब्लम। फिर दूसरा ग्रुप है सिम्प्टोमेटिक। ये आमतौर पे ये सबसे ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, जो कि मरीज, इनमें कभी-कभार दर्द होता है, पेट बाज़ दफ़ा ब्लोटिंग फ़ील होती है, बाज़ दफ़ा थोड़ा-सा पतली फ़ील होती है। खाने बहुत ज़्यादा खाने के बाद या ऑयली फूड के बाद दर्द होता है, फिर ठीक हो जाता है, और इस तरह ये काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा होता है। तीसरा ग्रुप वो है जो पहली दफ़ा प्रेज़ेंट करते हैं। ये ग्रुप बहुत कम है ओवरऑल सारे मरीज़ों में जिनमें पित्ते की पथरी होती है। लेकिन पहली दफ़ा वो प्रेज़ेंट ही पेचीदगी के साथ करते हैं, जो कि यही जो 3 इम्पोर्टेंट है, इन्फेक्शन हो सकती है पित्ते की, या वो लबलबे की इन्फेक्शन, या पैनक्रेटाइटिस, या वो यरकान, या जो ब्लॉकेज है उसकी ट्यूब सिस्टम, उसके साथ आते हैं। इनकी अलामतों की ऑलरेडी बात की है, नहीं जाएँगे। तो ट्रीटमेंट दोबारा अब अगर हम इसी ग्रुप को देखें, तो जिन लोगों में अलामतें नहीं हैं, उसमें हम लोग ऑपरेशन एडवाइस नहीं करते। उसमें हम सिर्फ़ उनको यही कहते हैं कि जी आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखें, आप अपना नॉर्मल खुराक खाएँ, फैट्स बिल्कुल ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल खुराक खाएँ, हेल्दी डाइट खाएँ। जो दूसरा ग्रुप है जिसमें अलामतें आ रही हैं, थोड़ी बहुत आ रही हैं, उसमें ये वो ग्रुप है जिसमें आगे जाके मज़ीद अलामतें बिगड़ने का, अलामतें ज़्यादा होने का, या पेचीदगी पैदा पैदा होने का खदशा होता है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि आप ऑपरेशन करा लें, ताकि ऑपरेशन से पित्ता जो है पत्थरियों समेत निकाल दें, ताकि आपको इम्कान कम हो जाए इन अलामतों का, और पेचीदगियाँ उनसे डेवलप हो सकती है। जिन लोगों में पेचीदगियाँ ऑलरेडी पित्ते की पत्थरी से डेवलप हो चुकी हैं, उनको तो स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि आप ये निकलवाएँ, क्योंकि अगर ये दोबारा इस तरह अटैक हुआ, चाहे वो इन्फेक्शन दोबारा हुई है कोई, तो उसमें मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा हर दफ़ा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जो पित्ते का ऑपरेशन हम सजेस्ट करते हैं, उस ये काफ़ी आम टॉपिक है, हम डिस्कस करते हैं कि जो की होल ऑपरेशन आजकल जिसको हम कहते हैं, या लैप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी है, या आमतौर पे लेज़र वाला ऑपरेशन है, या कैमरे वाला ऑपरेशन है, ये सजेस्ट करते हैं। आजकल हर जगह ये काफ़ी आम तौर पे किया जाता है। पहले जो है यही ऑपरेशन ओपन तरीके से ये दाएँ तरफ पसली है, उसके नीचे कट लगा के ये ऑपरेशन किया जाता है। तो बेसिकली ऑपरेशन यही है कि पित्ते को निकालना है वहाँ से सेफ़ली, बगैर किसी और स्ट्रक्चर्स को डैमेज किए। ऑपरेशन वही है, सिर्फ़ ये है कि पहले वो एक बड़ा कट या चीरा दे के निकाला जाता था, और अब जो है ये कैमरे की मदद से किया जाता है ये ऑपरेशन। तो इस तरह जो है अ, इसमें छोटे-छोटे 4 कट्स लगा के ऊपर एक आपके जो है अम्बिलिकस, या जो नाफ है, उसके पास एक कट लगा के वहाँ से आमतौर पे कैमरा डाला जाता है, और बाकी 3 और छोटे-छोटे तकरीबन आधे सेंटीमीटर के 2 या 3 और 1 सेंटीमीटर के 3 और छोटे कट लगा के उसमें इस तरह के डाले जाते हैं पोर्ट्स, जिसमें से लंबे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पकड़ने में और उसको काटने में, और उसको अंदर जिस्म के अंदर इस तरह का कुछ नज़र आता है पित्ता, अगर देखें तो ये बाएँ तरफ जो है हमें पित्ता नज़र आ रहा है, और बैकग्राउंड में है वो लिवर नज़र आ रहा है, जैसे कि हमने पहले वाली तस्वीर में देखा था कि लिवर के बिल्कुल नीचे जो है वो पित्ता साथ चिपका होता है। तो इसमें आप देखें, इसमें बड़ा नज़र आ रहा है साफ तरीके से कि पित्ता जो है लिवर के नीचे चिपका हुआ है। उससे एक छोटी ट्यूब जा रही है जो कि मेन ट्यूब के साथ है। इन ट्यूब को हमने स बिल्कुल एहतियात से बचाना होता है इनके। ये तो एक बिल्कुल एक अ, हम अनकॉम्प्लिकेटेड पित्ता है, इसलिए इसमें बहुत अच्छी तरह हर चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन जब यहीं पे इन्फेक्शन होती है, तो यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे चिपकी होती है, यहाँ पे फैट, बाज़ दफ़ा आंत, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फेक्शन, और अगर इसमें ख़ास तौर पे पस पड़ी हो,
तो इस तरह नहीं नज़र आता, तो उसमें ज़ाहिर है कि वो एक टेक्निकली डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, तो उसमें इसमें आपको ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट सा भी नज़र आ रहा होगा। इस तरह के ये लंबे से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो आप जो पहले वाली तस्वीर में हमने वो दिखाए थे पोर्ट्स छोटे, उनमें से ये दाखिल करके जो है वो इस इनकी मदद से ऑपरेशन किया जाता है। तो जब ऑपरेशन के बाद इस तरह ये 4 छोटे-छोटे आपको पट्टियाँ नज़र आती हैं। अगर ऑपरेशन ये कैमरे की मदद से नहीं होगा, तो ये जहाँ पे ये 3 पट्टियाँ ऊपर नज़र आ रही हैं, ये पूरी लाइन में एक लंबा-सा एक इंसिजन होगा या कट की बजाय ये छोटे-छोटे जो है 4 1 सेंटीमीटर और आधे सेंटीमीटर के ये छोटे से कट्स होते हैं, जिनकी वजह से ये पूरा ऑपरेशन हम कर सकते हैं। ये अब देखें पित्ते की जो पथरी है, ये कितनी किस्मों की है। बाज़ दफ़ा जो है वो छोटे से डार्क ग्रीन कलर के स्टोन्स होते हैं, जो कि आमतौर पे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। बाज़ दफ़ा छोटे ब्लैक कलर के होते हैं, जो कि पिगमेंट स्टोन या बिलिरुबिन स्टोन उनको कहते हैं हम। लेकिन ये सब किस्में जो है, स्टोन इनमें से किसी भी किस्म का हो सकता है। तो ये इनकी शक्ल और रंगत और इसलिए फ़र्क होती है कि उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो चाहे किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्टोन हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो जब एक दफ़ा स्टोन बन जाता है, तो वो हर उस किस्म की पेचीदगी या अलामतें पैदा कर सकता है। अगर हम बाएँ तरफ वाले देखें, तो बाज़ दफ़ा इस साइज़ के भी स्टोन जो है वो बनते हैं, और काफ़ी 2-2 3-3 सेंटीमीटर का भी स्टोन बन जाता है, जो कि बहुत अरसे से आहिस्ता-आहिस्ता बनता है, लेकिन वो बहुत बाद में जाके कॉम्प्लिकेशन करता है। ये हमने बात की है कि उनकी डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर क्या किस वजह से वो मेनली बना है, उसकी वजह से वो बाज़ दफ़ा ब्राउन कलर का होता है, ब्लैक होता है, ग्रीन, बाज़ दफ़ा बिल्कुल सफ़ेद किस्म के मोती की तरह के भी बाज़ दफ़ा देखे हैं हमने। पित्ते की पत्थरी से क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमने ये बात की है। पित्ते की अपनी इन्फेक्शन हो सकती है, यरकान हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। अगर वही स्टोन ये जो अभी हमने देखे हैं, ये स्टोन पित्ते से निकल के अगर वो ट्यूब ब्लॉक करता है, तो वो यरकान करता है, जिसको निकालने का मुख्तलिफ तरीके हैं। आजकल जो है वो एंडोस्कोप या मैदे से कैमरा डाल के उसमें से हम निकाल सकते हैं। अ, तो उसकी वजह से ऑपरेशन जो है वो कम पेचीदा हो जाता है। पित्ते की पत्थरी अगर एंडोस्कोपिक तरीके से निकाल लें उस ट्यूब में से, तो फिर सिर्फ़ आसानी रह जाती है कि पित्ते को हमने लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एंडोस्कोपिक टेस्ट से पित्ते की पत्थरी नहीं निकाली जा सकती। जो पित्ते की पत्थरी वहाँ से आगे ट्यूब को ब्लॉक जो जिसको कर रही है, वो की तरफ निकाली जा सकती है। पित्ते में से पत्थरियाँ उस एंडोस्कोप के तरीके से नहीं निकाली। कैंसर जो है पित्ते का, ये पहले समझा जाता था कि पित्ते की पत्थरी ऐसे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, लेकिन अ, ये बात सही है कि पित्ते के कैंसर जिसमें होते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा लोगों को पत्थरी मौजूद होती है। लेकिन हमें ये देखना है कि अगर 10,000 लोगों को पित्ते की पत्थरी है, तो उसमें से कितनों को कैंसर होगा, तो 10,000 में से सिर्फ़ 1 को कैंसर होगा। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से हम जिसमें भी पित्ते की पत्थरी आए, तो उसको हम रिकमेंड नहीं कर सकते कि उसको ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन के बहरहाल अपने रिस्क्स भी होते हैं। अ, कि अपनी जो है उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है, जो आस-पास हमने चीज़ें देखी हैं उसको डैमेज भी हो सकता है। तो हमें हमें देखना है कि नफ़ा या नुकसान किसी प्रोसीजर का या ऑपरेशन का या किसी भी जो हम कर रहे हैं, उसका कितना है। अगर फ़ायदा ज़्यादा है, तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए, अगर उसका रिस्क ज़्यादा है, तो हमें वो नहीं करनी चाहिए। तो चूँकि इसमें कैंसर के इम्कान बहुत ही कम है, इसलिए सिर्फ़ एहतियाती तौर पे पित्ते को निकालना जो है वो recommend। पित्ते के ऑपरेशन के बाद, निकालने के बाद नॉर्मल लाइफ़ लोग गुज़ारते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले हम मना करते थे कि पित्ते के निकालने के बाद आप जो है वो फैट वाली डाइट ना खाएँ,
लेकिन अब ऐसा कोई हम रिस्ट्रिक्शन ऐड नहीं करते। डाइट हम रेकमेंड करते हैं। हाँ, अपने नॉर्मल कॉमन सेंस से हमें एक हेल्दी डाइट खानी चाहिए, कम से कम यानी उसमें फैट रखनी चाहिए, नॉर्मल फैट रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पित्ते निकलने के बाद अ, फैट नहीं खा सकते, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि पित्ता जो है वो सिर्फ़ बाइल को स्टोर करता है, पैदा नहीं करता। बाइल जो है वो लिवर से आ रहा है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस ऑपरेशन के बाद जनरली अ अ, आपको 1 दिन अस्पताल में रुकना पड़ता है, बाज़ दफ़ा अगर बिल्कुल बाज़ दफ़ा हम इसको यहाँ पे तो डे केस के तौर पे भी करते हैं, लेकिन हर जगह ऐसे नहीं होता। तो लेकिन 1 दिन आम तौर पे 1 रात मरीज़ को रखा जाता है। तो 2 हफ़्ते तकरीबन हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेड पे लेटें, आप नॉर्मल अपने काम करें, चलें-फिरें, वॉक करें। लेकिन ये है कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा उस वक़्त हेवी वर्क, बहुत ज़्यादा वज़न ना उठाएँ और इस तरह काम ना करें। ऑपरेशन के बाद की रिकवरी की कुछ बातें। जो कैमरा ऑपरेशन का ये फ़ायदा है कि चूँकि उसमें बहुत छोटे कट्स होते हैं, तो उसमें कम से कम पेन होता है। मरीज़ जो है वो ऑपरेशन के बहुत जल्दी जो है वो रिकवरी फ़ेज़ में आ जाता है। उसको बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ नहीं होती। नॉर्मल पैरासिटामॉल या ब्रूफिन से भी उसका पेन ये क्या कोई और ट्रीटमेंट भी है पित्ते की पत्थरी की? अ, बाज़ दवाइयाँ हैं जो कि पित्ते की पत्थरियों को डिसॉल्व करती हैं, लेकिन उनके अपने फ़ायदे-नुकसान हैं उन दवाइयों के। ऐसी कोई जो है ट्रीटमेंट नहीं है गोल्ड स्टैंडर्ड जो हम रिकमेंड करते हैं कि वो उन दवाइयों के बाद पित्ते की पत्थरियाँ दोबारा बन जाती हैं और बार-बार वो दवाइयाँ लेने का नुकसान भी हो सकता है। हर्बल लोग बाज़ रिकमेंड करते हैं। हो सकता है कुछ ऐसी दवाइयाँ हों, जैसे अगर हम बात करें कि जी हम क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल करें तो कम चांस है बनने का। जैसे मोटापे पे कंट्रोल रखें, हेल्दी डाइट स्टाइल रखें, तो इनसे चांस कम हो सकता है कि पथरी बने। लेकिन अगर पित्ते की पथरी बन गई है और वो उसकी अलामतें आ रही हैं, तो फिर ये सब चीज़ें जो हैं फिर वो असर नहीं करती। फिर हम उस पे ऑपरेशन ही रिकमेंड करते हैं। मेरा ख़्याल है इसको मैं यहाँ रोकता हूँ ताकि अगर किसी को कोई सवाल है तो वो कर सकें। नहीं, जज़ाकल्लाह ख़ैर डॉक्टर ज़ीशान, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव आपने एक्सप्लेन कर दिया गॉल स्टोन्स को। यानी इसमें एक चीज़ जो और आप इस पे ज़रा रोशनी डालें कि पित्ते की पथरी के अलावा जो पेट में दर्द होता है अपर एब्डोमेन में, उसकी और क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं ताकि लोग जो हैं हर दर्द को पित्ते की दर्द ना समझें? ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बहुत ही कॉमन बात है, क्योंकि मरीज़ जो हमारे पास आते हैं ज़ाहिर है कि वो पित्ते की पत्थरी उनको नहीं पता होती और ना हमें पता होती है कि वो है। तो मरीज़ आम तौर पे आता है कि पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रहा है। तो अगर आप इस तस्वीर पे गौर करें तो ये इस तस्वीर में आपको जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं उनमें से किसी में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आम तौर पे अगर पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे मैदा भी है। अच्छा, ये बात मेरा ख़्याल है कि बड़ी ही एक काबिल ज़िक्र बात है कि पित्ते की पथरी और जो मैदे में तेज़ाबियत की वज़ह से दर्द होता है, उसकी अलामतें बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा एक जैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से मिलती-जुलती होती हैं। और वो ये है कि खाने के बाद दर्द हो रहा है, बाज़ दफ़ा पेट में फूला हुआ महसूस हो रहा है, खाने के बाद जो है वो थोड़ी मतली महसूस हो रही है। तो ये सब अलामतें दोनों बीमारियों में मैदे की जो अल्सर या मैदे की जो तेज़ाबियत है, अल्सर डिज़ीज़ या जो पित्ते की पथरी है, दोनों में बाज़ दफ़ा मिलती है। इसलिए जो है ये 2 चीज़ों में डिफरेंशिएट करने का तरीका हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर पित्ते की पथरी आ जाए तो फिर हम उसमें ज़ाहिर है कि तशख़ीस पित्ते की पथरी होती है। अगर वो ना आए और जो है हमें कन्फर्म ना हो कि किससे है, तो फिर हम एंडोस्कोपी सजेस्ट करते हैं जो कि मैदे के अंदर और ये जो शुरू वाला हिस्सा है अगर आप देखें, तो यहाँ पे अगर कोई अल्सर हो या इन्फ्लेमेशन हो या इस तरह की चीज़ हो तो उसमें वीक हो जाती है। उसके अलावा अ, ऊपर वाले पेट के हिस्से में दर्द में
पैनक्रेटाइटिस भी हो सकता है, बाज़ दफ़ा लिवर से भी पेन हो सकता है और बाज़ दफ़ा जो है वो चूँकि यहाँ पे ई आंत का भी एक पोर्शन इसके पास होता है, तो बाज़ दफ़ा उसकी वज़ह से भी दर्द होता है। लेकिन हम कहते हैं कि कॉमन चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती हैं, तो इसलिए ऊपर वाले पेट के हिस्से में अगर दर्द हो, तो ज़्यादातर वो पित्त की पथरी की वजह से होता है या मैदे की तेज़ाबियत की वजह से दर्द होता है। बाकी वजूहात में लिवर की वजूहात हो सकती हैं या जो है बाकी, उनको अगर हम स्टेप बाय स्टेप फिर हम उसको अ, टेस्ट की मदद से हम उसको तशख़ीस फिर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक जब हम सर्जरी पढ़ रहे थे, बहुत पुरानी बात है, तो उस वक़्त वो कहा जाता था कि फैट, फीमेल, फर्टाइल एंड 40। तो वो अभी भी ट्रू है या चीज़ें थोड़ी-सी मुख्तलिफ हुई हैं I वक़्त have a के साथ-साथ? questions. If you could just help me with this. यस गो अहेड। जी, जी, बोलें। ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल है। मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन को गायबाना तौर पर जानता हूँ। मैं इंग्लैंड बर्मिंघम में रहता हूँ। मैं इस मीटिंग आपकी आपकी सुन रहा हूँ डॉक्टर ज़िशान की। मुझे आपसे ये सवाल पूछना था कि मेरे एक रिलेटिव्स हैं, उनको है ना पैनक्रियाटिस हो गया है। इसलिए वो कराची में रहते हैं। मेरी जी। मेरी खाला है बेसिकली, और उनको इस शिद्दत का हो गया है कि जैसे आप बता रहे थे अभी ऑपरेशंस में गलती से कोई कट लग जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो आई थिंक कुछ डॉक्टरों से यही मिस्टेक हुई है और वो इतनी सीवियर हो गया है कि वो फॉर द पास्ट 1 मंथ वो जो है ना हॉस्पिटल में एडमिट ही है और उनके उधर पस बन रहा है और वो ड्रेन करके पस निकालते हैं। और डॉक्टर से कई लोगों ने पूछा कि इसकी स्टडी करी, सब लोगों ने डॉक्टर ने हाईली रिकमेंड किया कि इस पे ऑपरेशन उनका सर्जरी नहीं हो सकती प्योरली बिकॉज ऑफ उनके अदर सिम्टम्स, जैसे उनको डायबिटिक है या फिर उनको हार्ट पेशेंट है। मेरा क्वेश्चन ये है कि पेशेंट की डेथ का रेशियो कितना होता है पैनक्रियाटिस, जो सॉरी मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, ये जो पैनक्रेटाइटिस हो जी, जाए मैं इसका डेथ रेशियो क्या है और इसकी रिकवरी के चांसेस हैं? क्या क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाए ये होने के बाद? अच्छा, अब जो शुक्रिया। ये सवाल आपका बड़ा अच्छा है। पैनक्रेटाइटिस जो है वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो थोड़ा-सा मैं उसको बता दूँ कि पैनक्रेटाइटिस जो है 90% टाइम 80 टू 90% टाइम जो है वो उसमें रिकवरी हो जाती है। 10 टू 15% टाइम जो है वो उसकी सीवियरिटी इतनी शदीद होती है कि वो सीवियर ग्रुप में जब आता है और उसके उसमें से भी अप टू 5% वो ऐसे हैं जो कि सीवियरिटी की उस लेवल पे जाते हैं, जिसकी वज़ह से पैनक्रियाज़ के अंदर नेक्रोसिस शुरू हो जाता है। जो मुझे आपकी बात से थोड़ा आइडिया हुआ है कि वो पस पड़ी है, तो वो जब इतना सीवियर पैनक्रेटाइटिस होता है, तो वो उसके एंजाइम्स जो है वो होते हैं, वो ऑटो डाइजेस्ट शुरू कर देते हैं लबे को, जो पैनक्रियाज़ है। तो जो पैनक्रेटाइटिस की सीवियरिटी के जब वो लेवल हो, तो उसमें पैचेज़ ऑफ नेक्रोसिस बन जाते हैं। उसको हम कहते हैं नेक्रोटाइज़िंग पैनक्रेटाइटिस। उसमें रिकवरी के चांस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कितने परसेंट होते हैं, ये इंडिविजुअल के उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाकी जो बॉडी उसके फैक्टर्स हैं, जैसे अगर किसी में डायबिटीज़ ऑलरेडी है या उसमें बाकी उसके जो फैक्टर्स हैं, वो सब उसमें मेजर रोल प्ले करते हैं। लेकिन अगर इसका इसका कोई एक फिक्स नंबर नहीं है कि कितने में रिकवरी हो सकती है, लेकिन उसमें से गुड 40 टू 50% में अच्छी रिकवरी हो जाती है। लेकिन ये महीने इसको बाज़ दफ़ा लग जाते हैं और बाज़ दफ़ा पैनक्रेटाइटिस की नेक्रोसिस उसकी वजह से उसके गिर्द बहुत ज़्यादा फ्लूइड और पस की कलेक्शन हो जाती है, जिसको ड्रेन करना पड़ता है। इसमें ऑपरेशन जो है किसी ज़माने में हम करते थे, तो बहुत ज़्यादा इसकी मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी हाई होती थी इस ऑपरेशन की, जिसमें जो डेड पैनक्रियाज़ होता था, उसमें 80% मोर्टेलिटी होती थी। बहुत कम बचने के चांस होते थे मरीज़ के। आजकल जैसे अगर आप बर्मिंघम में हैं, तो यूके में ये है कि उसमें अ, उस वक़्त सिर्फ़ इंटरवीन करते हैं अगर उसके अंदर इन्फेक्शन के क्लियर कट चांस नज़र आ जाएँ। क्योंकि पैनक्रियाज़ के अंदर आम तौर पे इन्फेक्शन नहीं होती, उसमें सिर्फ़ जो है वो ऑटो डाइजेशन और सिर्फ़ डेड पैनक्रियाज़ होता है। इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा शदीद होती है,
लेकिन उसमें जब तक क्लियर कट उसमें हमें नज़र पता ना चले कि उसमें इन्फेक्शन है, उस वक़्त तक हम उसको ड्रेन नहीं करते। हाँ, अलबत्ता वो अगर उसके इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा चीज़ें जमा हो रही हैं, तो उसको ड्रेन करते हैं हम इंटरनेशनल रेडियोलॉजी के थ्रू, अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन के थ्रू उसमें ट्यूब डालते हैं, जो कि कई-कई महीने बाज़ दफ़ा पड़ी रहती हैं। मरीज़ कई-कई वीक्स जो है वो अस्पताल में रहता है, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली रिकवर करता है। तो ये रिकवरेबल है, लेकिन उसमें रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बाज़ दफ़ा, लेकिन उसमें कॉम्प्लिकेशंस वो के फिर बीच में चूँकि मरीज़ खा नहीं सकता, तो उसको आर्टिफ़िशियल न्यूट्रिशन पे भी बाज़ दफ़ा डालना पड़ता है, तो उसमें साथ एसोसिएटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अम, मैं आदिल साहब, अगर आपसे पूछूं कि ये किस शहर में आपके रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में? हाँ, आपकी आवाज़ नहीं आ रही आदिल साहब। सॉरी, मैंने गलती से नहीं दबाया होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ीशान, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर ज़ियाउद्दीन साहब, ये जो मेरी सगी खाला हैं, ये कराची में रहती हैं। ये डाव राइट। मेडिकल में एडमिट थी, तो वहाँ पे 15 दिन रहीं, उन्होंने केस खराब किया, बकौल यही सुनने में आया है। और फिर उसके बाद अब वो पटेल हॉस्पिटल कोई कराची में है, वहाँ पर एडमिट हो गई हैं और वो वहाँ पर भी वो 15 दिन से ज़्यादा हैं और है ना वो रिकवर नहीं हो रही हैं और रोज़ाना उनको उनको पाकिस्तान कराची की बात कर रहा हूँ। तो कोई डॉक्टर साद है जो पटेल हॉस्पिटल में पहले काम करते थे। उन्होंने उनका असल प्रॉब्लम ये था कि उनके स्टोन्स हो गए थे उस जगह, बस वो स्टोन्स निकले एंड देन शी कुड नॉट रिकवर। सो और वो वहाँ पे वो आपको पता है कि एक तो लैक ऑफ नॉलेज होती है, तो कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ समझ रहा होता है, कोई कुछ समझ रहा होता है। तो लेकिन बहुत पैनिक एनवायरनमेंट है एट द मोमेंट के वहाँ पे जो है ना वो रिकवर नहीं हो रही है और ये टॉपिक बिल्कुल ऐसे ही था, एकदम फ्रेश डिस्कस हो रहा था और आज अब मैंने ये सुन भी लिया। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ज़ियाउद्दीन साहब और डॉक्टर ज़ीशान साहब एक्सप्लेन करने का। जी, नहीं उसमें जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि पैंक्रियाटाइटिस जैसे डॉक्टर ज़ीशान ने कहा है कि वो एक कभी-कभी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस उसके साथ होती हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इसके लिए लोग टीम चाहिए जो कि इसको लुक आफ्टर करे। आइडियली यानी इनको आईसीयू में होना चाहिए, इनको पैरेंटल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन को किसी तरह ज़रूर मिलती रहे, क्योंकि न्यूट्रिशन के बगैर इनको जो है वो वो बहुत ज़्यादा यही वीक मुझे हो जाएँगे। बताया जी, यही है जी। कि वो आईसीयू में एडमिट हुई थी, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे आईसीयू। ज़ाहिर-सी बात है कि एवरीडे आईसीयू के चार्जेस होते हैं वहाँ पर तो वो उनको आईसीयू में कुछ दिन रखा फिर उनको नॉर्मल कर दिया। वो लिक्विड दे रहे हैं वही मिल्क फॉर्म में, तो वो मेरे ख्याल में कुछ परसेंटेज वो डाइजेस्ट कर लेती हैं और कुछ परसेंटेज वो उल्टी कर देती हैं। तो जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। एग्जैक्ट वहाँ पे किस तरह ट्रीटमेंट हो रहा है ये तो नहीं जाना, नहीं, लेकिन अभी जो डॉक्टर ज़ीशान बता रहे हैं वो साउंड्स लाइक ऐसा ही नहीं है कि बंदा मर ही जाए। तो बचने के भी चांसेस होते हैं अगर सही तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो रहा हो। लेकिन इंशाल्लाह। फिलहाल तो उनकी ओवर मंथ हो चुका है, शी डिडंट ईट एनीथिंग और कुछ खा पी नहीं रही है। वो जाहिर सी बात है, उन पाइप्स लगे हैं उनके, ड्रेनेज पाइप भी लगा हुआ है और फूड पाइप भी लगा हुआ है और वो जनरली वेरी हेल्दी वुमन थी। लेकिन अब तो जाहिर सी बात है वो 1 महीने से उन्होंने कुछ लुकमा नहीं चखा है अपने मुंह से, तो अब वो तो बहुत ज्यादा सिवियर वीकनेस में चली गई हैं। डॉक्टर्स तो यही कहते हैं कि ना वहां पर ये कहते हैं कि 95% लोग मर जाते हैं इस पैंक्रियाटिस में और 10% 5% बचने के चांसेस होते हैं। जी, जी। वो भी बहुत मुश्किलों से, तो वो और डर आ रहे हैं वहां पर। नहीं, तो आप इस तरह करें कि आप इस साइट पे मेरा नंबर है, उस पे मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, फिर मैं आपसे अलग से बात कर लूँगा और मैं आपको जो भी मैं आपको गाइड कर सकूँगा, मैं गाइड कर दूँगा। तो वो मेरे ख्याल चलो से ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि और कोई क्वेश्चन अगर लोग अभी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। हुँ। आगे बहुत मोहम्मद खान है जो क्वेश्चन करना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत बहुत मोहम्मद शुक्रिया। खान क्वेश्चन करना और चाहते हैं। अगर आपने वो क्योंकि ज़ाहिर है कि ये इसमें हमें बहुत ज़्यादा एग्ज़ैक्ट हिस्ट्री भी नहीं पता, ऑपरेशन उनका हुआ था। मुझे नहीं लगता कि उनका किसी कोई ऐसी चीज़ कोई कटी है या कोई चीज़, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस जो है वो अ, खुद ब खुद हो जाता है, पित्ते की पत्थरी की वज़ह से वहाँ से रास्ते से आती है। तो जो गॉल ब्लैडर या उसकी बाकी कॉम्प्लिकेशन है वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन पैनक्रेटाइटिस जो है वो जो है उसकी किसी ट्यूब फटने की वज़ह से नहीं होती। लेकिन जैसे अभी हम यही बात कर रहे हैं कि ये इसमें
आपको कॉन्टिन्यूस सीटी स्कैन कराना पड़ते हैं, बाज़ दफ़ा हर हफ्ते, बाज़ दफ़ा दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते सीटी स्कैन कराने पड़ते हैं, देखने के लिए कि उसके गिर्द कोई कलेक्शंस तो नहीं डेवलप हो रही। बाज़ दफ़ा कलेक्शंस डेवलप हो रही होती हैं जो कि मैदे के ऊपर प्रेशर डाल रही होती है। बाज़ दफ़ा इस वजह से मरीज़ नहीं खा सकता, बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन इतनी शदीद होती है जिसकी वजह से मरीज़ नहीं खा सकता होता। तो वो ये है कि आर्टिफ़िशियल न्यूट्रिशन पे रहना पड़ता है, जो कि आई एग्री कि बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली है। तो इस वजह से वो उसकी मैनेजमेंट पाकिस्तान जैसी जगह पे वाक़ई मुश्किल है। इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट मेरा ख़्याल है, लेकिन फिर ज़ियाद साहब आपको पर्सनली बात करके हो सकता है किसी के पास गाइड कर दें वहाँ कराची। ये मोहम्मद खान को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी। जी, मोहम्मद खान। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सुमैया है। तो मैं यही चीज़ पूछनी थी कि अपनी प्रैक्टिस में मैं काफ़ी दफ़ा देखी हूँ, सॉरी बच्चे हैं इधर, मैं बाहर इट्स जाती हूँ। ऑलराइट। तो मैंने अपना प्रैक्टिस में काफ़ी दफ़ा देखी हूँ कि पेशेंट जिसकी कोलिसिस्टेक्टमी हो गई है, उनका दर्द कभी-कभी रहता है, कोई दर्द रहता है उसी जगह में। तो वो काफ़ी तकलीफ देते हैं कोई पेशेंट्स को। तो मुझे पूछना थी कि आपका कोई एक्सपीरियंस है इसके बारे में, तो क्या दे सकते हैं? कैसे जैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं कोलिसिस्टेक्टमी के बाद? अच्छा, शुक्रिया। राइट, that's a very difficult area actually. Post cholecystectomy syndrome, that is called post cholecystectomy syndrome. बहुत ही कम लोगों को होता है, बहुत ही कम परसेंटेज है, लेकिन जिन लोगों को होता है उनको उनको मैनेज करना इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट थिंग। आर यू अ जीपी? जी जी। मैंने कोई दफ़ा देखा, क्योंकि इंग्लैंड में काफ़ी लोग स्ट्रेस वगैरह रहते हैं, तो शायद इसकी कोई कैसे हाँ, शी इज जीपी, शी इज राइट जीपी। राइट, ठीक। तो आई एम श्योर कि वो ये लोग आपके पास बार-बार आते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप उसको एक दफ़ा जो अपर जीआई स्पेशलिस्ट हैं उनके पास एक दफ़ा रेफ़र करें कि वो रूल आउट कर लें कि कोई और उससे कोई रिलेटेड चीज़ें तो नहीं है। काफ़ी कुछ बाज़ दफ़ा रेयर चीज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा छोटा स्टोन जो है वो इम्पैक्ट होता है बाइल डक्ट में। शुरू में वो नहीं नज़र आता, बाद में वो नज़र आ जाता है एमआरआई स्कैन वगैरह पे। तो एक दफ़ा आप इस तरह का जो पेशेंट का ग्रुप है, उसको एक दफ़ा आप अपर जीआई या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ज़रूर रेफ़र करें। जब वो अपनी चीज़ें रूल आउट कर लें कि कोई छोटा स्टोन सीबीडी में नहीं है या स्फिंक्टर ऑफ ऑडी वगैरह की नहीं है, बाज़ लोग उसको ये डिस्कशनेबल चीज़ें हैं कि स्फिंक्टर ऑफ ऑडी प्रेशर ज़्यादा तो नहीं है, उस वज़ह से बाज़ दफ़ा सिम्पटम आते रहते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक नोन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन नहीं है, 1 आउट ऑफ मेबी 5000 और समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये है कि इसका अल्टीमेटली फिर ये है कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता जब आप सब चीज़ें रूल आउट कर लें, सीबीडी स्टोन रूल आउट कर लें, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी इश्यूज़ रूल आउट कर लें, कोई और स्पिल्ड स्टोन रूल आउट कर लें, फिर कुछ भी ना हो तो फिर भी ये ग्रुप परसिस्ट करता है, दे आर डिफिकल्ट टू मैनेज और उनको फिर काउंसलिंग और वो उन चीज़ों की उसके बाद एंड में ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर ज़ीशान, मुझे आपसे पूछना था, because my husband is facing the same problem. He was that after this cholecystectomy, his pain continued, and after complete MRI, CT scan, and everything, doctors diagnosed sphincter OD, Sphincter the of name you were Oddi. taking right now. So what is the treatment of that? क्योंकि उन सारी मतलब जो भी फाइंडिंग्स हुई उसके बाद एक और प्रॉब्लम उनका वो हुआ, लेकिन बहरहाल उसका ट्रीटमेंट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टोन्स जो हैं उनके मतलब उन्होंने पूरा गॉल ब्लैडर रिमूव नहीं किया, दीज आर स्टिल देयर एंड गॉल ब्लैडर इज स्टिल देयर। ये मुझे नहीं समझ आया। दैट वाज ऑपरेटेड इन आगा खान हॉस्पिटल, वो अभी भी मौजूद हैं उनके जो अच्छा, फाइंडिंग है उसमें। ये ऑपरेशन की कुछ टेक्निकलिटीज़ है। बाज़ दफ़ा जैसे जो तस्वीर सामने है इसमें अगर आप देखें, मैंने आपको ज़िक्र किया था कि बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होती है कि ये जो एरिया है ये बड़ा वल्नरेबल एरिया है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट लिवर से डक्ट्स आ रही हैं, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, और आके वो बीच में जॉइन करती हैं और फिर पित्ता वहाँ पे जॉइन करता है।
बाज़ दफ़ा हमें ये करना पड़ता है और हम करते हैं, बाज़ दफ़ा कई दफ़ा करना पड़ता है, बाज़ दफ़ा इमरजेंसी सिचुएशन में, उसको कहते हैं सब टोटल कोलेसिस्टेक्टमी। बाज़ दफ़ा अगर आपका पित्ता इतने बुरे तरीके से डक्ट्स के और उसके पास है, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ़ उसको खोल के पथरियाँ मैक्सिमम निकाल के और जो उसकी पोस्टीरियर वॉल है वो लिवर के साथ उसको आप रहने देते हैं। ताकि रीज़न ये है कि ताकि आपके जो मेन लिवर की डक्ट्स हैं उनको आप डैमेज ना करें। अगर तो सब पथरियाँ आपके उस तरीके में निकल जाएँ अ अ, पत निकल जाएँ और आपकी जो एंटीरियरली सारा गॉल ब्लैडर है वो निकल जाए, तो फिर आम तौर पे वो मसला एक तरह से हल हो जाता है। सब टोटल कोलेसिस्टेक्टमी इज़ कंसिडर्ड एज़ इक्वल टू टोटल कोलेसिस्टेक्टमी। बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है कि चूँकि इतना एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है और आंत का भी छोटा हिस्सा उसके ऊपर चिपका होता है, तो आप उससे ज़्यादा आगे अगर करेंगे तो उससे डैमेज का ज़्यादा इम्कान होता है। तो वहाँ पे फिर हम लोग रुक जाते हैं कि मज़ीद डैमेज ना हो। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ही बात हुई होगी। अब इस तरह का जो ग्रुप है जिसमें कुछ हिस्सा पित्ते का बाकी रह गया है और वो उसकी वज़ह से सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो ये इसको फिर बाज़ दफ़ा रीऑपरेट करना पड़ता है अगर सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मेरा ख़्याल है एक ऐसा केस है जिसको किसी अगेन अपर जीआई या एचपीबी सर्जन को देखना चाहिए वहाँ पे और अगर उनसे वो डिस्कस करें जी और जी, वो समझ उन्होंने दोबारा देखा और उन्होंने इसको, अब उन्होंने जो आफ्टर लेटेस्ट एमआरआई और सीटी स्कैन, क्योंकि बहुत सीवियर पेन होता है आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स का अब एक साइकिल बन गया है कि बहुत एक्यूट पेन होते हैं, डॉक्टर से दैट वी हैव टू मैनेज पेन ओनली, वो कुछ और नहीं करते। लेकिन राइट। अब उसमें यह है कि उन्होंने अब जो लेटेस्ट उसका डायग्नोसिस किया वो स्पिंटर ओडी किया है, उसका क्या ट्रीटमेंट है? तब अच्छा दे डिडंट डिस्कस, लेकिन अब मेरा इसमें ख़्याल है कि अगर स्टोन्स ऑलरेडी मौजूद है तो ज़्यादा इम्कान ये है कि स्टोन्स की वज़ह से प्रॉब्लम हो रही है। दैट्स व्हाट आई थिंक। लेकिन स्फिंक्टर ऑफ ऑडी के बारे में जो है ये एक उसमें से एक ट्रीटमेंट उसकी है कि स्फिंक्टरोटमी करते हैं जो एंडोस्कोप डाल के। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग उसको रिकमेंड नहीं करते क्योंकि पहली चीज़ ये है कि क्या प्रेशर स्टडीज़ हुई हैं या नहीं हुई, नंबर 1। सिर्फ सीटी स्कैन और एमआरआई के ऊपर स्फिंक्टर ऑफ ऑडी डिसफंक्शन को डायग्नोज बाज़ लोग बिल्कुल कंसिडर नहीं करते और बाज़ लोग तो इसको मानते ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट भी करती है। लेकिन किताबों में मौजूद है, टेक्स्ट में मौजूद है, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी डिसफंक्शन बिल्कुल एक प्रॉब्लम है लेकिन उसकी ट्रीटमेंट अगेन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें स्फिंक्ट्रोटमी उसकी एक एक ट्रीटमेंट है। अ, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके उसके रिस्क एंड बेनिफिट्स तब ये चीज़ होनी चाहिए और ये किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को देखना चाहिए अगर वो रिकमेंड करते हैं कि ये वाक़ई है, वो समझते हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ लेफ्ट ओवर गॉल स्टोन और गॉल ब्लैडर अगर उसकी मौजूदगी में भी वो ये डायग्नोसिस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट दे रहे हैं, तो देन दे हैव टू रियली असेस द रिस्क एंड बेनिफिट्स कि करने का कोई फ़ायदा है या नहीं। सिर्फ़ एक टाइप में स्फिंक्ट्रोटमी करने का फ़ायदा है, बाकियों में इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, इसका इज दैट लिंक टू एनी डाइट और एनीथिंग? बिकॉज नॉर्मल रूटीन में जो डाइट ले रहे होते हैं समटाइम्स उसमें कुछ नहीं होता और अचानक ही किसी भी वजह से ये पेन हो जाता है, बहुत सीवियर होता है। नहीं, इसका किसी डाइट से इसका ताल्लुक नहीं है क्योंकि जो फैट्स वगैरह हम बात करते हैं, उनको थोड़ा लो फैट पे ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर उनके पित्ते की पत्थरी भी अगर ऑलरेडी मौजूद है, तो ताकि उनके पित्ते को बार-बार कॉन्ट्रैक्शन से कम है, तो उन्हें नॉर्मल से लो फैट खानी चाहिए क्योंकि पित्ता मौजूद है और पत्थरी मौजूद है। लेकिन ये इससे कोई ऐसा हतमी आई डोंट थिंक कि लो फैट से उनका ये स्फिंक्टर अगर अगर उनका स्फिंक्टर ऑफ बॉडी का इश्यू है, तो वो लो फैट से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो पित्ते की पत्थरी की वजह से अगर एलिमेंट है दर्द का, तो उसपे शायद थोड़ा-सा उसमें इंसिडेंस में कमी आ जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो किसी के जहन में? अ, क्योंकि गॉल ब्लैडर के स्टोन जो है वो काफी कॉमन टॉपिक है और काफी ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट चैलेंजेस के साथ आता है। कभी कभी ये स्टोन्स जो है वो
नहीं होते लेकिन पेन फिर भी बरकरार रहता है। तो आप बात कर रहे थे कि वो 5F वाला, वो वाली बात अभी भी ठीक है, जिसमें फैट, फर्टाइल, 40, फेयर, तो वो सब चीज़ें हैं, क्योंकि आमतौर पे वो ज़्यादा कॉमन उन्हीं लोगों में है। अपर एब्डोमिनल पेन का जिक्र किया था डॉक्टर जीशान ने, बहुत अनकॉमन है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर जो एमआई होता है, हार्ट अटैक, उसमें कभी कभी पेन जो है वो अपर एब्डोमेन में फील किया जाता है। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो ये ध्यान में रखिएगा, और कभी कभी वो साइलेंट एमआई भी होता है, तो ये ध्यान में रखें कि अगर पेशेंट के अंदर और रिस्क फैक्टर्स हैं और अपर एब्डोमिनल पेन है जो कि और किसी चीज से सेटल नहीं हो रहा, तो उसको कार्डियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर इन्वेस्टिगेट करवाएं, क्योंकि उसको नेसेसरी डिले करना जो है मुनासिब नहीं है। क्योंकि पित्त के पथरी या पेप्टिक अल्सर या मैदे की तेजाबियत की वजह से जो प्रॉब्लम है वो खुदा खासा जानलेवा साबित नहीं होते, उसके लिए आपको टाइम मिल जाता है उसको असेस करने के लिए। लेकिन एमआई या हार्ट अटैक जो होता है वो कभी कभी जानलेवा साबित हो सकता है, तो वो जरूर ध्यान में रखेंगे। कभी कभी अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जो है वो एमआई की शक्ल में भी सामने आती है। इसके अलावा स्किन के ऊपर कभी कभी चेंजेस आ जाती है, जैसे हर्पीज की इन्फेक्शन होती है, अनकॉमन है लेकिन कभी कभी आ जाती है। और इसी तरह गुर्दे की पथरी राइट साइड पे जो होती है वो भी अलामत उसकी जो है वो मिलती जुलती होती हैं। तो बेसिकली इन सब चीज़ों का यानी अहाता करना काफ़ी यानी ज़रूरी हो जाता है। और लेकिन ये कि सबसे अच्छी बात ये है कि सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स बहुत होते हैं, उसको हर एक को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती। जो सबसे कॉमन क्वेश्चन होता है, जो बहुत पहले हमारे ज़माने में भी होता था ये सवाल कि पित्ते में पथरी निकल आई, हमें क्या करना है, तो जैसे डॉक्टर शान ने कहा है कि 25% पीपल के अंदर फीमेल में पथरी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। तो ये सबसे अहम चीज़ है जो ज़हन में रखनी चाहिए। हाँ, सिम्प्टोमेटिक स्टोन है तो उसको डिले ना करें फिर, और उसको फिर ये है कि आप अपने तौर पे ऑपरेशन के बारे में सोचें। और अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप या कमेंट है तो ज़रूर अभी आप शेयर कर सकते हैं, हमारे पास कुछ टाइम अभी है अवेलेबल। ये आपने तो इसके बाद जो आप कुछ ऐड हार्ट करना अटैक वाली चाहें बात डॉक्टर की, शान? ये थैंक यू वेरी मच, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। बाज़ दफ़ा इवन डायबिटिक्स में और नॉन डायबिटिक्स में भी बाज़ दफ़ा के जो नॉन सर्जिकल कॉजेज़ हैं उनमें ये टॉप लिस्ट पे है ये कॉज़। बाज़ दफ़ा चेस्ट इन्फेक्शन या निमोनिया भी जो है उसकी वज़ह से भी जो है वो पेन रेफर होता है अपर एब्डोमेन में। ये जब बाकी चीज़ों पे जैसे स्कैन्स पे या किसी और चीज़ पे ना आए, तो ज़ाहिर है कि फिर वो चीज़ें फौरी तौर पे, ख़ास तौर पे जो ओल्ड एज हैं या जो डायबिटिक्स हैं, उनमें सबसे पहले आपको कार्डियक चीज़ें रूल आउट करनी चाहिए। लेकिन ये ज़ाहिर है ये सब चीज़ें हॉस्पिटल में जैसे हम बहुत ज़्यादा एक ग्रुप को देखते हैं कि उनमें सिवियरिटी ऑफ पेन इसकी वजह से इतनी होती है कि फर्स्ट टाइम जब वो इमरजेंसी में प्रेज़ेंट करते हैं, तो वो उनके सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक की तरह होते हैं। तो उनके सबसे पहले आते ही अल्ट्रासाउंड स्कैन नहीं होता, क्योंकि पित्ते की पथरी से कोई फौरी तौर पे नहीं मरेगा। तो उनके सबसे पहले जो है वो हार्ट के टेस्ट, ईसीजीज़, कार्डियक एंजाइम्स, वो सब चीज़ें वो कराई जाती हैं, ताकि हार्ट एक दफ़ा क्लियर हो जाए। जब हार्ट के मसले क्लियर हो जाता है, उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे ये बाकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह कंसीडर की जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर कोई कमेंट या क्वेश्चन हो, और अगर नहीं है तो इस सेशन को फिर हम क्लोज करते हैं। और मैं फिर डॉक्टर दिशान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने थैंक यू संडे के दिन, थैंक यू जो फॉर कि टाइम। एक हफ्ते में एक ही दफा एक तरह से छुट्टी होती है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, लेकिन सैटरडे को लोग आमतौर पर कोई ना कोई अपनी जाती काम कर रहे होते हैं ताकि उसको वो कैचअप कर सकें। मैं बहुत मशकूर हूँ। और मैं मेरे ख्याल से इनको फ्यूचर में भी ज़हमत देता रहूँगा। मैंने इनसे कहा था कि जनरल सर्जिकल टॉपिक्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिसके अंदर ये हमें गाइड कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से ये आदिल साहब ने अपना हाथ शायद दोबारा किया है या पहले से ये है ये? जी मैंने किया राइट, राइट, राइट। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, मुझे ना जाते जाते एक क्वेश्चन पूछना था, माजरा चाहता हूँ, नहीं पूछिए। इट्स रेलेवेंट टू द टॉपिक। मुझे जो है ना, मेरे साथ ये सिम्टम्स होते हैं कि मैं ना करंटली उसका सियाटिका पेन में सफर कर रहा हूँ, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना गो टू मच इनटू डिटेल, पर मुझे क्या होता है कि जब मैं खोटोमूल खाता हूँ ना,
as soon as I eat co-codamol within 1 hour मुझे लीवर के पास से ना शदीद पेन होता है, इतना शदीद पेन होता है कि मैं स्ट्रगल विद ब्रीदिंग। तो मैं टहलता हूँ, चलता हूँ और फिर विदिन 10-15 मिनट्स वो पेन चला भी जाता है और फिर वो ऐसा जाता है कि ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं था इधर पेन। तो इसी जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है और अंडरस्टैंडिंग कहती है कि इट्स डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द कोडीन, कोकोडोमोल में कुछ होता होगा जो मेरे एकदम से लीवर के एरिया पे, वही जो स्टमक से ऊपर का जगह जो होती है उधर बस दर्द होता है मेरा। और वो ऐसा नहीं होता कि वो मतलब कि अगर मैं रात में सोने से पहले टैबलेट खाऊं तो खाने के बाद या सोने से पहले मैं टैबलेट खाऊं तो बीच रात में भी वो मुझे इतना शिद्दत का पेन होता है कि आई कुडंट गो टू स्लीप, आई वेक अप एंड मैं फिर जो है ना चलने फिरने लगता हूँ, जहन बटाने लगता हूँ एंड देन ग्रेजुअली वो पेन चला जाता है। Is this something that I should concern with the doctor, or या फिर I should not take co-codamol because I might get reacted to the co-codamol? So please इसमें तो मुझे ना थोड़ा सा एडवाइस कर दें या गाइड कर दें प्लीज, शुक्रिया। आपका अगर ये जो पेन है, अगर ये आप लिवर के पास कह रहे हैं, तो ये टिपिकल जो हमने बात की थी बिलियरी कॉलिक का पेन इसी तरह बड़ा टिपिकली प्रेजेंट करता है, थोड़ी देर रहता है और फिर चला जाता है। कोकोडोमोल से जनरली हम नहीं देखते कि इस तरह सडनली पेन हो और फिर एकदम ठीक हो जाए। मैं आई वुड रिकमेंड कि एक दफ़ा आप अपने जीपी से कंसल्ट करके एक दफ़ा अल्ट्रासाउंड स्कैन करा लें। अगर तो उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं आती सिग्निफिकेंट तो फिर उसकी इतनी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि एक दफ़ा आप अल्ट्रासाउंड स्कैन ज़रूर करा लें ताकि उसमें, क्योंकि आपका जो सिम्पटम है वो बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे टिपिकल बिलियरी कॉलिक के। हो सकता है ना हो, लेकिन एक दफ़ा आपको स्कैन ज़रूर कराना चाहिए, आई वुड सजेस्ट। नहीं, बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज जो आपको मैं सजेस्ट शुक्रिया करूं कि बहुत। आप कोडीन कंटेनिंग ड्रग्स अवॉइड करें। स्कैन भी करवाएं, पहली चीज तो स्कैन है। और अगर स्कैन बिल्कुल नॉर्मल आता है और फिर भी आपकी सिम्टम बरकरार होते हैं तो डोंट टेक कोडीन कंटेनिंग ड्रग्स, क्योंकि कभी कभी कोडीन जो है इट्स कॉजिंग स्पेजम्स ऑफ द स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर ऑफ डाई इज वन ऑफ द स्फिंक्टर एंड इट कैन कॉज स्पेजम टू दैट आल्सो। उसमें फिर क्योंकि ये है कि आप उसमें फिर डॉक्टर, वो अवॉइड कीजिएगा। okay, Dr. Ziauddin, मैं ना recently I've tested positive with COVID. So it's been 3 weeks already. लेकिन मुझे post COVID symptoms हैं. So I think मेरा शायद too much dose maybe क्योंकि मैं co-codamol पे rely कर रहा था, probably because of this. उसमें just take paracetamol. I think that is very safe drug, and I recommend to all my patients to take paracetamol 1 gram up to 4 times a day. Very adequate. And if you have got no others, but again, as suggested by Mr. Khwaja, that you should get your scan done so that at least that should be sorted out first. And then paracetamol plus diclofenac is a very good drug for sciatica as compared to cocodamol. Which one, Because that sorry? is diclofenac. But again, this has to be given to you through your GP. Yeah. Diclofenac is a Voltrol or thing like that, but it has to be taken with precaution because it can sometimes affect the lining of the I have stomach. been given Naproxen. Yeah, but I think follow it with your doctor. But if the pain is significant of this nature, then it's better to get a scan because it will be just a stone which is bothering you now. Oh, okay. Jazakallah. Thank Absolutely you. fine. No problem. Absolutely fine. Thanks very much. Jazakallah khair. So if there's अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते मैं डॉक्टर ज़ीशान से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी टॉपिक ये प्रेफर करें वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके ज़हन में कोई टॉपिक अभी से है तो वो अभी बता दें ऑडियंस को, और अगर आप सोचना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, फिर उसको एडवर्टाइज कर देंगे हम। राइट ये चैट पे क्वेश्चन आया हुआ है गॉल ब्लैडर पॉलिप्स के हवाले से। अच्छा इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्चुअली। तो गॉल ब्लैडर पॉलिप्स जो है वो उसमें बॉटम लाइन ये है कि साइज पे डिपेंड करता है उसके जो है, जो बेसिकली रिस्क है गॉल ब्लैडर पॉलिप्स का वो ये है कि उसमें कैंसर बनने का इम्कान होता है। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द गॉल ब्लैडर पॉलिप। अगर 1 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है गॉल ब्लैडर पॉलिप का साइज तो उसमें डेफिनेटली हम लोग रेकमेंड करते हैं कि उसको करें। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर से कम है तो उसमें कैंसर के बहुत कम इम्कान है। उसका तरीका ये है, आइडियल तरीका ये है कि आप उसको फॉलो अप करें, अल्ट्रासाउंड स्कैन 6 महीने या साल के बाद कराते जाएँ।
अगर तो पॉलिप का साइज बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है तो फिर उसमें अगेन रिकमेंडेशन है कि उसको निकाल दें। लेकिन अगर वो स्टैटिक है, फॉर एग्जांपल 5 मिलीमीटर के ऊपर गॉल ब्लैडर पॉलिप है, आपने उसको पिछले 3-4 सालों से आप देख रहे हैं कि उसका साइज बिल्कुल स्टैटिक है और उसके अलावा कुछ और रिस्क फैक्टर्स होते हैं, अगर वो नहीं है तो फिर आप उसको पॉलिप को बिल्कुल छोड़ सकते हैं सेफली। लेकिन अगेन अगर 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा है गॉल ब्लैडर पॉलिप का साइज, देन यस इट नीड्स टू बी टेकन आउट, क्योंकि उसमें कैंसर के इम्कान है। शुक्रिया, वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो जी, मैंने मतलब मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपके ज़हन में कोई टॉपिक हो ताकि अभी से पता हो गया, लग जाएगा। एक्चुअली अगले वीक मेरा ख्याल है हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो अगले वीक आई विल नॉट बी अवेलेबल। राइट, राइट, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। तो वो फिर मैं सर्कुलेट कर दूंगा जो भी टॉपिक हम प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत मेरा ख्याल शुक्रिया। है ये आदिल साहब ने डिजीनेस और वर्टिगो जो है उसको रेकमेंड करें कि इसको भी करें, तो ये तो मेडिकल टॉपिक है, लेकिन हाँ, नहीं नहीं, वो इंशाल्लाह किसी मैं न्यूरोलॉजिस्ट से बात करूंगा कि वो इसके ऊपर कभी जरूर डिस्कस करें इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। क्या जिस तरह अभी आदिल साहब ने कहा, इस तरह अगर कुछ लोगों के जहन में टॉपिक हुआ करें तो वो हमें बता दिया करें, और कोशिश करेंगे कि अगर मुख्तलिफ लोगों की तरफ से एक ही टॉपिक्स आ रहे हैं बार बार, तो जो भी उस फील्ड के स्पेशलिस्ट होंगे उनको मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। और इसमें बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है पहले, और तो इंशाअल्लाह उनको हम दोबारा ज़हमत दे सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह ये खैर। जो है अगेन चूंकि ये आमतौर पे नॉर्मल डिस्कशंस में स्फिंक्टर 4D डिसफंक्शन और ये चीज़ें डिस्कस नहीं होती, लेकिन आई वुड ट्राई टू फाइंड आउट कि स्फिंक्टर 4D पे कोई थोड़ा सा पेशेंट्स पर्सपेक्टिव से, यानी इजी तरीके से उसके बारे में कुछ चीज़ हो, तो मैं आई वुड सेंड यू, तो ये आप आगे वो भेज दीजिएगा, क्योंकि जिनके वो बात कर रहे थे जिनके हस्बैंड के, तो ये इट्स नॉट अ इजी थिंग टू मैनेज, दैट्स फर्स्ट थिंग। तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि बड़ा एनालिसिस करके उसको आगे, तो मैं आई वुड ट्राई टू फाइंड आउट सम मटेरियल, तो वो ताकि उनको तो मुझे भेजें भेज ताकि उनको दीजिएगा हेल्प मिल कि ये हमारी फर्स्ट कज़न है, मैं इनको फॉरवर्ड कर दूंगा। जाए। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो राइट हम जी, इस थैंक यू सेशन वेरी को मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, अस्सलाम वालेकुम।